हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ इवनिंग शिफ्ट के पार्ट बी के सेक्शन थर्ड का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इससे पहले की वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी पार्ट ए के सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड यानी केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के भी सभी पार्ट्स के सॉल्यूशन कर लिए हैं। इन सभी वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 19 यानी पार्ट बी सेक्शन थर्ड का पहला क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जो कि पार्ट बी के सेक्शन थर्ड में होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 जैसा कि हम देख पा रहे हैं, क्या बोला हुआ है हमें, राइट कॉट इनवर्स ऑफ दिस वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ। मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x या तो 1 से बड़ा होगा या फिर x -1 से छोटा होगा। बस ये 2 बातें यहाँ पर हो सकती हैं। अब ये क्यों बताया मैंने, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जब इस क्वेश्चन को हम अभी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना इन दोनों बातों को, ठीक है। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पर आपके लिए, इसको और इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर ना मैं सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, x की जगह कुछ पुट कर लूंगा। तो क्या पुट करें, साइन थीटा या कॉस थीटा, टेन थीटा या कोटेंजेंट थीटा, है ना, सीकेंट थीटा या कोसिकेंट थीटा। तो जो भी चीज आप पुट करना चाहते हैं उससे ना सिंप्लीफिकेशन में हेल्प मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी, समझ रहे हो। टेन थीटा पुट करके देखो, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। कोटेंजेंट थीटा पुट करके देखो तो कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनेगा ही नहीं, और जब बनेगा नहीं तो फिर हमारा काम भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सीकेंट थीटा पुट करूंगा बच्चों। जैसे ही सीकेंट थीटा पुट करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, that is cot inverse of 1 over under root x square minus 1, that will be equal to cot inverse of 1 over under root of secant square theta minus 1। अब secant square theta minus 1 क्या होता है, याद है, secant square theta minus 1 यानी tan square theta, अंडर रूट लगा हुआ है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, अंडर रूट लगा हुआ है बच्चों। तो दिस इज cot inverse 1 over under root of tan square theta। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो कंडीशंस हमें गिवन है ना, ये दोनों कंडीशंस, अगर हमें ये कंडीशन गिवन नहीं होती तो हम tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट है ना, उसको डायरेक्टली tan थीटा लिख लेते, बड़ा आसान बन जाता फिर ये क्वेश्चन। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें सोचना है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल राइट कॉट इनवर्स ऑफ 1 ओवर मॉडुलस ऑफ tan थीटा, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, विच फर्दर कैन बी रिटन एज कॉट इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कोटेंजेंट थीटा, ठीक है। इसका ध्यान रखना, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों अब इसके बाद जरा इन कंडीशंस को लेकर चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, और मैं आपको एलोबरेट करता हूं कि इनका क्या इंपैक्ट होने वाला है हमारे आंसर पे, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि मैंने क्या बोला। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कंडीशन देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या था कि इफ x इज ग्रेटर देन 1 या x इज लेस देन -1, ऐसे ही कंडीशन बना। अच्छा, हमने x को सीकेंट थीटा पुट किया था, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग्स में अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा या तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा या फिर थीटा आपके सेकंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। अकॉर्डिंगली जैसा इंटरवल है उसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा और इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा बच्चों। बात समझ आ रही है। अब दोनों ही कंडीशंस के हिसाब से हमारे आंसर पे इफेक्ट पड़ेगा। अब आप लोग ध्यान करिए कि हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बॉटम में देखो, हमने इक्वेशन फर्स्ट में ये ऑब्टेन कर लिया है बच्चों, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्योंकि हमें मिला है कॉट इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ कोटेंजेंट थीटा। तो बच्चों यहां से 2 तरीके से हमारे आंसर आ सकते हैं। पहला तरीका देखना, अगर यहां पर मैं इसे कहूं कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, तो ये तभी कहा जा सकता है जब आपका थीटा कौन से इंटरवल में हो, 0 से π/2, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इंटरवल है जिसमें कॉट थीटा पॉजिटिव रहेगा। मॉड के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम मॉड को नॉर्मली रिमूव कर देते हैं। तो बस मैंने वही काम तो किया है, मॉडुलस ऑफ कोटेंजेंट थीटा को डायरेक्टली कोटेंजेंट थीटा लिख दिया बच्चों।
तो यहाँ से क्या बात बन जाएगी, तो यहाँ से बात बन जाएगी थीटा, और थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, तो सीकेंट इनवर्स एक्स। बात समझ आ रही है। यहाँ पर देख लो टॉप में जैसे ही x की जगह हमने सीकेंट थीटा रखा हुआ है ना, तो वहां से थीटा सीकेंट इनवर्स x आ जाएगा बच्चों। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन यानी जहां पर थीटा आपका बिलोंग करता है π/2 से पाई इंटरवल, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कोटेंजेंट थीटा तो नेगेटिव होता है, तो ये जो मॉडुलस का साइन यहां से हम हटाएंगे तो वो सेकंड केस में देखो हमें इस तरीके से दे देगा बच्चों, वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। बात समझ आ रही है सभी को, इतना क्लियर है ना सबको। तो इतना क्लियर अगर है आपको तो बच्चों इसे हम क्या लिखेंगे फर्दर, तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा, तो दैट विल बी एक्चुअली पाई माइनस थीटा, और थीटा यानी समझे सीकेंट इनवर्स एक्स। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पॉसिबल आंसर हो जाएंगे, एक तो सीकेंट इनवर्स एक्स और एक आपका पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। बात समझ आ रही है, जैसा भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं फाइनली आंसर डिक्लेयर करूं ना कि कॉट इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के क्या आंसर्स होंगे, तो एक आंसर होगा सीकेंट इनवर्स एक्स और एक आंसर होगा पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। ये आंसर तब होगा जब आपका x 1 से बड़ा होगा, और ये आंसर तब होगा जब आपका x -1 से छोटा होगा x। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉसिबल आंसर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये दोनों आंसर अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक ही आंसर मिलेगा, बात समझ आ रही है, लेकिन यहाँ दो आंसर आएंगे, ध्यान रखना। और मेरी बात के कंफर्मेशन के लिए बच्चों आप लोग सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। कौन से ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके दे दूंगा और लिंक भी दे दूंगा, आप चेक कर लेना। समझ आ रही है बातें, सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर में किसी पास्ट ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। एनीवे, चलते हैं जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बेटा यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने, आपसे बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अब यहाँ पर एक बात और आपको बता देता हूं मैं कि ये जो कंडीशन गिवन है ना इक्वेशन, यानी a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, इसके अलावा ये क्वेश्चन ऐसे भी है a ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स आई। समझे, तो आप एक काम करना बच्चों, इस क्वेश्चन को ना आप सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आई विल बी लुकिंग फॉर योर आंसर। एनीवे, चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जो कंडीशन हमारे सामने है उसके हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a इंटू ए डैश इक्वल टू आई, मतलब यहां से क्या हुआ कि मैट्रिक्स a की वैल्यू जो है वो तो रहने दूंगा मैं, अब इसका साथ में ट्रांसपोज भी ले लूंगा मैं। सो वेट करिए, ये रहा x, दिस इज y, दिस इज माइनस z, x माइनस वाई z। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, तो इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो रो 1 के एलिमेंट को आप c1 में भेज दोगे, तो 0 2 yz। ठीक है, रो 2 वालों को आप यहाँ ले लो C2 में, और रो 3 वालों को x माइनस वाई जेड। ठीक है बच्चों, अब ये क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है तो हम बाद में इसको यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल जरा लेफ्ट हैंड साइड में मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्या होता है आपको पता होगा, रो 1 इंटू C1, फिर रो 1 इंटू C2, और ऐसे ही रो 1 इंटू C3 अकॉर्डिंगली बाकियों के लिए भी। तो चलते हैं जरा, 0 इंटू 0 खत्म कहानी। तो ये बनेगा आपका 2y इंटू 2y दैट इज 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे आपका रो 1 इंटू C2 हो जाएगा, तो 0 होगा 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका आएगा ये जेड स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले रो में यानी रो 2 में। तो रो 2 में जब जाएंगे तो x इंटू 0 खत्म कहानी, y इंटू 2y यानी 2y स्क्वायर, और ये आपका माइनस जेड स्क्वायर। फिर उसके बाद x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। फिर यहाँ पर रो 3 इंटू C1 यानी 0, फिर माइनस 2y स्क्वायर और फिर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे लिख दो। फिर आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर RHS में मैं यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा बच्चों ना, किस मौके पे कब वैल्यू पुट करनी है ये आपको ध्यान होना चाहिए ना, लॉजिकली सोचो। अब यहाँ पर पुट करता है तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फालतू में ना कुछ चीजें लिखनी पड़ती, ये सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ते यार, टाइम वेस्ट होता। एनीवे, अब मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कंसेप्ट यूज करूंगा। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की हम बात यहाँ पर करेंगे, तो हम जैसे 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 लिख लेंगे, है ना, जहां जहां पर कंडीशंस
हमें सुटेबल लगेंगे मैं वही लिखूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा आपके लिए, तो जेड स्क्वायर विल बी दिस वैल्यू। यहां से देखेंगे तो क्या बनेगा आपके लिए, तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि जेड स्क्वायर की वैल्यू हमने ऑलरेडी अभी निकाली है, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू को अगर यहां डालोगे ना इस वाले में, तो ये बनेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारे सामने एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यानी 3y स्क्वायर, हमारे सामने जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई यानी 2y स्क्वायर। इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में डाल देंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो एक्स स्क्वायर की जगह 3y स्क्वायर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर रहने दो और जेड स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बनेगा 6y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से y स्क्वायर आएगा 1/6, इसलिए y आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ही निकालनी थी बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को हम लेके चलते हैं जरा यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए। देखो हमें यहाँ पर मिला था एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3y स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू यानी 1/6। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा 1/2, तो इसलिए आपको x क्या मिलेगा प्लस माइनस 1/√2। तो यहां से आपको x की वैल्यू भी मिल गई बच्चों। अब रह कौन गया, तो रह गया आपका z। तो z के लिए क्योंकि हमारे पास है जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर, तो यहां से 2 इंटू वाई स्क्वायर यानी 1/6, तो दैट इज एक्चुअली 1/3। तो यहां से आपको z भी मिल गया प्लस माइनस 1/√3 बच्चों, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, इस क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बेसिकली हमें अल्टरनेटिव भी गिवन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला हुआ है कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। x की हमें ऐसी वैल्यू बतानी है जो कि जीरो ना हो और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो ये बनेगा सबसे पहले 2x स्क्वायर, ये बनेगा आपका 2x, इस x को ना अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ये बनेगा 3x और ये बनेगा x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 10x, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 8x, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16, दिस इज योर 48, ये 20 और ये 12x बनेगा, ठीक है। अब LHS में जरा इन दोनों को ऐड कर देते हैं, मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 16, ये बनेगा आपका 2x प्लस 10x यानी 12x, ये बनेगा 3x प्लस 8 और ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू RHS में जो भी आपके पास मैट्रिक्स है इसके इक्वल। तो लेट मी राइट इट बच्चों, ये लिखा मैंने इन सब की वैल्यू को, ठीक है। अब यहां से अगर हम कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को तो 2x स्क्वायर प्लस 16 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 16, उससे हमें कोई फायदा नहीं होगा, तो हम लिखेंगे 12x इक्वल टू 48। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी 4। अभी हमारे पास और भी कंडीशन है, उनको भी देख लेते हैं। तो 3x प्लस 8 इक्वल्स 20, तो यहाँ से आपको x मिलेगा 20 माइनस 8 यानी 12/3, यानी ये भी 4 मिल जाएगा। हमारे पास एक और कंडीशन है x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 12x, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 4x, कुछ समझे। ये 12x जो है ना, ये आप अदर साइड लेके जाओ यानी लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, 8x माइनस 12x माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से अगर आप x कॉमन लेंगे ना तो आपको इस तरीके से मिलेगा और यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा x 0 या 4। अब क्योंकि हमको बोला हुआ है ना कि x कैन नॉट बी 0, कैसे बोला हुआ है ये देखो यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यूज, समझे। तो बस यहाँ से कंक्लूजन यही निकला कि हर जगह से हमें x की जगह ना 4 मिल रहा है, हर इक्वेशन से हमें x की जगह 4 वैल्यू मिल रही है। तो बस यही आपका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। ओके, तो बिकॉज आपका जो फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, so therefore left hand limit will be same as right hand limit will be same as f of 3, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 3 will be same as फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 3।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। तो f ऑफ 3 मतलब ax प्लस 1। तो इस वाले डेफिनेशन में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो इस वाले डेफिनेशन में ही x इक्वल्स 3 वाली कंडीशन है। तो यहाँ से बनेगा a इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज 3a प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस, अब फंक्शन का डेफिनेशन बेसिकली ये सेकंड वाला चलेगा, यानी bx प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर b x की जगह 3 प्लस 3, तो दैट विल गिव अस 3 प्लस 3b। ठीक है बच्चों, अब ये जो कंडीशन हमने लिखी तो यहाँ पर हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे बाय फर्स्ट 3 प्लस 3b विल बी इक्वल टू 3a प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो 3b विल बी इक्वल टू 3a माइनस 2, यही छोड़ दो या फिर साइड भी चेंज कर सकते हो। तो दैट विल बी 3a माइनस 3b इक्वल्स टू, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें बच्चों, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकाला क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन का डेफिनेशन वही बनेगा जो मैंने f ऑफ 3 के लिए लिया था, यानी ये वाला डेफिनेशन, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो देयरफॉर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया हुआ है, सो वी कैन स्किप इट। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 0। ठीक है, स्लोप 0 दे दिया, विच आर टेंजेंट, यानी जिन लाइंस की बात हो रही है जिनका स्लोप 0 है ना, वो बेसिकली टेंजेंट लाइंस है, यानी टेंजेंट लाइंस का स्लोप 0 है, लेकिन वो टेंजेंट इस कर्व के लिए हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मैं एक पॉइंट मान लूंगा, लेट पॉइंट P दैट इज अल्फा कोमा बीटा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है बच्चों, और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट बनेगा ना इस कर्व के लिए, गिवन कर्व के लिए, ठीक है, तो उन टेंजेंट का स्लोप 0 है। तो हमें उन टेंजेंट्स का इक्वेशन लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपके कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा बच्चों, समझे। सो लेट मी पुट इट हियर, x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा। तो ये बनेगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कर लो बच्चों। तो dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और फिर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का भी करेंगे। सो दैट विल बी 2x माइनस 2, है ना, x का 1 और प्लस 3 का 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने जाएंगे ना एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी एट द पॉइंट P, तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है बच्चों, तो 0 आने वाली है। तो चलते हैं अपना काम शुरू करते हैं। 2 अल्फा माइनस 2 अपॉन माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू एंड देयरफॉर आपको अल्फा 1 मिलेगा। अल्फा की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो हमें बीटा भी मिलेगा। ठीक है, तो बीटा क्या मिलेगा देख लेते हैं बेटा यहाँ पर। तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3, तो क्या मिल रहा है, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 यानी 1/2। बात समझ आई। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बन गया, अल्फा कोमा बीटा यानी 1 कोमा 1/2। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअली 0 है, समझे, इनटू x माइनस x1। तो x1 यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चों, तो ये बनेगा 2y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स 0। दैट मीन्स we will be getting this equation as 2y minus 1 equal to 0. Further अगर आप लिखना चाहें तो you can also write 2y equal to 1. So that is the final answer of question number 22. ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने, हमें इसे इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो सबसे पहला काम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा लो आप लोग, e to the power log of fx on the base of e is actually fx। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, तो इट विल बी cos क्यूब x इंटू साइन x। कुछ समझे आप लोग, ये log sin x बेसिकली नेचुरल लॉगरिथम होगा, यानी log sin x तो है लेकिन इसका बेस e है और ये पूरा e के ऊपर है, तो ये आपको sin x दे देगा। समझे, वही मैंने लिखा हुआ है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा बच्चों, cos x को ना t सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, so that we get minus sin x dx equals dt। माइनस तो लिखा नहीं मैंने क्योंकि मैं इस साइड लिखूंगा माइनस। अब यहां से ये आपका इंटीग्रेंड क्या बनेगा बच्चों, तो माइनस ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, जिसको अगर आप
फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे बनने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर -1/4 और t की पावर 4 मतलब cos की पावर 4 इस तरीके से हो जाएगा। बस ये आपका आंसर आ गया, छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 23rd में देखते हैं, एक अल्टरनेटिव भी है हमारे सामने। तो अल्टरनेटिव यहाँ पर गिवन है, तो जैसे यहाँ पर आप अगर इंटरवल पे फोकस करेंगे ना बच्चों, यहाँ पर लिमिट्स पे फोकस करेंगे, तो लिमिट से फोकस करेंगे तो बेसिकली ये इशारा करेगा कौन से वाले फंक्शन की तरफ, कौन से वाले प्रॉपर्टी की तरफ, को समझ रहे हो आप लोग। हम यहाँ पर फंक्शन को चेक करने वाले हैं, इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन के लिए सबसे पहला काम तो ये करोगे आप लोग। तो x की जगह -x डालो यहाँ पर, समझे। तो x की जगह -x जैसे ही डालेंगे तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा, देखो, ठीक है बच्चों। अब देखो ये वाला क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा -x की पावर 17 और ये बनेगा आपका cos x जिसकी पावर 4 ऑलरेडी है, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से बच्चों, समझे। यानी f of -x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ fx, ठीक है। तो यहां से f फंक्शन आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा बच्चों, और अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो यहां पर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, लेट मी राइट इट। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी -a से a fx dx, इसका आंसर क्या आता है, तो इसका आंसर 0 आता है अगर f आपका ऑड फंक्शन है, और इसका आंसर आता है 2 टाइम्स 0 से a fx dx अगर f आपका इवन फंक्शन होता है। तो हमारे पास कंडीशन ये वाली बनी है बच्चों, ठीक है। तो बस आपका डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस वाले इंटीग्रल के लिए, ये रहा जी आपका डायरेक्ट आंसर। सो दैट इज इट, काम खत्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला हुआ है। तो इसमें बेसिकली एरिया वाला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड द पैराबोला। तो पैराबोला तो आपका आसान सा पैराबोला है बच्चों, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो ये रहा आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये आपका x एक्सिस, और ये पैराबोला x एक्सिस की तरफ जाएगा। तो ये पैराबोला बच्चों आपके x एक्सिस की तरफ जाने वाला है, और इसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही है बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला हो गया, y² इक्वल टू 8x, और x इक्वल टू 2 वाली लाइन भी है एक, तो x इक्वल्स 2 वाली लाइन, यानी इस तरीके से आपकी एक लाइन आ जाएगी x इक्वल्स 2, थोड़ी सीधी लाइन बना लेना आप लोग। तो यहाँ पर जो एरिया हमें मिल रहा है ना, तो ये वाला एरिया मिल रहा है बेसिकली, ठीक है। ये आपका अबो x एक्सिस और ये आपका बिलो x एक्सिस। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है कि हमें ऊपर वाला एरिया निकालना है x एक्सिस के या नीचे वाला, तो हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन कर्व सिमेट्रिकल है, ध्यान रखना। यानी y² 8x इज सिमेट्रिकल, दिस इज सिमेट्रिकल। अब कौन से एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है बच्चों, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि कर्व में y की जगह -y डालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पैराबोला में, इसलिए इसकी सिमेट्री किसके अबाउट होगी, तो इसकी सिमेट्री एक्स एक्सिस के अबाउट होगी, मैंने लिख दिया है। अब इससे हमें फायदा ये उठाना है कि जब हम एरिया लिखने जाएंगे ना, तो बेसिकली हम एरिया निकालेंगे ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब अगर मैं एरिया को नेम कर दूं यहाँ पर OAB, वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन OABO। इस क्लोज रीजन का एरिया निकालेंगे और इसका डबल कर देंगे, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा जो मैंने शेड करके दिया हुआ है। सो दैट विल बी 2 टाइम्स, ठीक है, और 0 से 2 के बीच में y dx, तो y dx यानी अंडर रूट ऑफ 8x, इस तरीके से आ जाएगा। तो अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सो दैट विल बी 2√2, तो बाहर आपका बन जाएगा इस तरीके से, और ये ऐसे, और रूट x, ठीक है बच्चों। अब इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो रूट x का आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो ये 2/3 ऐसे हो जाएगा। इस पे आप लोग लिमिट लगाइए, तो ये बनने वाला है फिलहाल आपके लिए 4 2 8 √2 अपॉन 3, और यहाँ से आएगा 2 की पावर 3/2। तो 2 की पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे, लिख सकते हैं ना, तो मैंने लिख दिया -0 की पावर 3/2, तो 0 ही रहेगा। अब ब्रैकेट में से बच्चों 2√2 मिलेगा और बाहर 8√2 अपॉन 3 पहले से ही है, तो ये बन जाएगा 16 इंटू √2 यानी 2 अपॉन 3, ठीक है बच्चों। तो बस इसके बाद फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 32 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स स्क्वायर। बस क्वेश्चन नंबर 24 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके लिए हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं, कैसे होगा ध्यान से देखते हैं। तो dy अपॉन y इज इक्वल टू 10x dx, बस इंटीग्रेशन शुरू।
आराम से वेरिएबल सेपरेबल हो गया, हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब सब कुछ ln में है ना, तो हम कांस्टेंट भी ln लिखेंगे इस तरीके से। तो यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा y इक्वल्स c इंटू सीकेंट एक्स। कुछ समझे? एक्चुअली दिस विल बी रिटर्न लाइक दिस, ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ c इंटू सीकेंट एक्स। RHS में लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा ली हमने, ठीक है बच्चों। तो y इक्वल टू c सीकेंट एक्स आ गया। अब हमारे पास ये कंडीशन है, यानी y की वैल्यू 1 है अगर x 0 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y की जगह 1 और x की जगह 0 डाल देते हैं जरा। तो y की जगह 1 और x की जगह 0, ठीक है। तो सीकेंट 0 क्या होता है? सीकेंट 0 1 होता है। तो देयरफॉर वी विल बी गेटिंग दिस वैल्यू लाइक दिस। तो हमें c 1 मिलेगा। सो फाइनली आपका आंसर क्या आने वाला है? तो फाइनली आपका आंसर आने वाला है y इक्वल्स 1 इंटू सीकेंट एक्स, दैट इज, यानी c की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। सो दैट इज y इक्वल टू सीकेंट एक्स। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया 25th क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 26th को भी देख लेते हैं बच्चों। तो 26th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक वेक्टर a, b और c, ये 3 वेक्टर गिवन है। फिर आपसे बोला हुआ है कि a प्लस लैम्डा टाइम्स b करेंगे तो वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर c आएगा, तो आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दैट मीन्स, देखिए क्योंकि हमें बोला हुआ है ना कि दिस इज परपेंडिकुलर टू सी, दैट कंक्लूड्स कि a प्लस लैम्डा टाइम्स b डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर c विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, a डॉट c प्लस लैम्डा b डॉट c इक्वल्स 0, ठीक है। तो a डॉट c कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन वेक्टर c की वैल्यू क्या है आप ध्यान से देखिए, और वेक्टर a की वैल्यू क्या है वो भी ध्यान से देखिए। चलिए a डॉट c करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है? तो 2i कैप डॉट 3i कैप यानी 6 हो जाएगा, और j कैप वाला आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर, और k कैप वाला तो है ही नहीं, वेक्टर c में नहीं है ना k कैप वाला, एक्चुअली 0 k कैप है तो 0 ही रहेगा वो। प्लस लैम्डा टाइम्स अब b डॉट c करना है हम लोगों को। तो b डॉट c करेंगे तो माइनस i कैप और 3i कैप, यानी क्या बन जाएगा बच्चों? तो -3 बनेगा। फिर यहाँ पर आपका ये 2 j कैप डॉट j कैप यानी 2 ही बनेगा, और k कैप वाला 0 हो जाएगा। नाउ ऑल दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन रहा है आपका 8 प्लस लैम्डा इंटू -1। तो फाइनली आपका आंसर आ गया लैम्डा इक्वल्स 8 फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 26 एज वेल, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं क्या बोला हुआ है। तो यहां पर बोल रहा है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू दिस पॉइंट। ओरिजिन का मतलब तो ये हो गया, तो ओरिजिन और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द अनदर लाइन व्हिच ज्वाइंस दीज पॉइंट्स। तो एक काम करते हैं, ओरिजिन तो O है, इसको P बोल दो, और इसे आप A बोल दो और इसे B बोल दो, ठीक है। तो अगर मैं drs लिख लूं, यानी द drs ऑफ द लाइन OP, ठीक है। सो दैट विल बी, क्या बनेगा आपका? 2 माइनस 0 1 माइनस 0 1 माइनस 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 1, ध्यान रखना। अब इसी तरीके से हम लोग drs लिख देंगे ऑफ द लाइन AB। तो वो क्या बनने वाला है बच्चों? तो 4 माइनस 3 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस ऑफ -1, ऐसे। तो ये क्या बनेगा? 1, ये बनेगा -2, और ये बनेगा आपका 0। बात समझ आ रही है? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो 2 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू 1 देखो ऐसे, 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 1 इंटू -2, समझे, 1 इंटू -2, ठीक है। उसके बाद 1 इंटू 0, आर यू गेटिंग इट? लास्ट वाला 1 इंटू 0। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, तो यू आर गेटिंग 2 -2 प्लस 0 दैट इज 0, ठीक है। सो बेसिकली वी आर यूजिंग दिस रिलेशन कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता है, किसके लिए? फॉर द परपेंडिकुलर लाइंस। याद है आपको ये प्रॉपर्टी? तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी तो यहाँ फुलफिल हो गई। सो देयरफॉर वी कैन से कि लाइन OP विल बी परपेंडिकुलर टू द लाइन AB। तो दैट वाज टू बी प्रूव्ड, ठीक है, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो 28 में हमें क्या दिया हुआ इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक अर्न है विच कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स हैं। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? सो टोटल यहाँ पर 15 बॉल्स हो गई, ये ध्यान रखना, 15 बॉल्स टोटल हो गई आपके लिए।
2 बॉल्स आपने निकाला है यहाँ से फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी निकाल कर अपने पास ही रख लेना है, विद रिप्लेसमेंट नहीं है, ध्यान रखना, निकालो और अपने पास ही रख लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक, यानी पहला बॉल भी ब्लैक है और दूसरा भी ब्लैक है। तो पहला ब्लैक बॉल जब आएगा तो वो 10 में से आएगा बच्चों, समझे, पहला ब्लैक 10 में से आएगा और टोटल कितने में से आएगा, तो 15 में से आएगा। बात समझ आ रही है। लेकिन दूसरा ब्लैक बॉल जब निकालने जाओगे तो उस समय कितने में से आएगा वो, तो वो 9 में से आएगा और टोटल कितने में से आएगा, समझे, तो 14 में से आएगा, क्योंकि एक बॉल अब कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग इट? बात समझ आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं कैसे होगा देखिए। तो ये 3 आएगा और ये 3 5 और ये 5 2 और 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया बच्चों, सो योर आंसर इज 3/7। ठीक है बच्चों, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक अल्टरनेटिव भी है हमारे सामने। तो यहाँ पर P ऑफ A दिया हुआ है, P ऑफ B दिया हुआ है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इसकी वैल्यू गिवन है और हमें ये फाइंड करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हेल्प से देखो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे बच्चों। बात समझ आ रही है? ओके। अच्छा, न्यूमरेटर में बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी रिटन लाइक दिस, यस और नो, जस्ट कंफर्म मी। और डिनोमिनेटर में तो इसको हम ऐसे कर देंगे। डन बच्चों। अब न्यूमरेटर में इसको ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, क्लियर है बच्चों। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस P ऑफ B, तो P ऑफ B यानी 3/10 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में तो सिंप्लीफाई हो ही गया आपका 7/10, लेकिन न्यूमरेटर में अभी काम बाकी है। तो 1 माइनस ब्रैकेट लगा लो, इसका फॉर्मूला जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है ना, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, समझे। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। अब इसमें वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो P ऑफ A यानी 2/5, P ऑफ B यानी 3/10 और ये आपका माइनस 1/5 आ जाएगा और नीचे आपका 7/10 है, ध्यान रखना। अच्छा, न्यूमरेटर में अभी क्या होने वाला है आपका, तो ये होने वाला है 2/5 माइनस 1/5 दैट इज 1/5 मीन्स ये हो जाएगा 2/10। जानबूझ के 2/10 लिख रहा हूँ इससे और इसे सिंप्लीफाई करके, तो 2/10 आ जाएगा और प्लस 3/10, समझे। तो 3/10 प्लस 2/10 क्या बनेगा बताओ, तो 5/10 बनेगा। गॉट इट। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट सिंप्लीफाई होके आपको 5/10 दे रहा है। तो 5/10 का मतलब हुआ 1/2। ठीक है, तो ऐसे लिख लो और नीचे आपका 7/10 हो गया। अब ये ऊपर आपका 1/2 बच जाएगा और यहाँ से ये 10/7 इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका कैंसल आउट होने वाला है, 2 5 ऐसे। ठीक है, जब इसको कैंसिल करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो ये बनेगा 5/7। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ बेसिकली पार्ट बी के सेक्शन 3 के क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिए। अब अगले सेशन में हम लोग पार्ट बी का सेक्शन 4 यानी 3 नंबर वाले क्वेश्चन और पार्ट बी का सेक्शन 5 यानी 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इनके भी सॉल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, all the best, and don't forget to share this video with all of your classmates. Hit the like button and also subscribe to this beautiful channel of yours. This is OP Gupta, your math mentor on this beautiful channel of yours. चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Be good.